Hello, my dear friends, and welcome to our channel. My name is Ujjwal. I am here to guide you in chemistry. So, let me start. Firstly, we know about our channel. हम लोग यहाँ पे 11th 12th में 12th का पोर्शन पूरा कवर कर रहे हैं। 12th के पोर्शन में जो आपका बायो की क्लासेस है वो ऑन बोर्ड है, चल रही है। केमिस्ट्री की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, बाकी मैथ और इंग्लिश की क्लासेस भी वो लाइन अप है, 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएंगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा, जो चैप्टर का है डेप्थ में आप वो समझ पाएंगे। दूसरा चीज, इस वीडियो में हम चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते चलेंगे। आप ओवरऑल जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे या जितने भी आप चैनल जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक साथ नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें बेसिकली आता क्या है, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी किसी से, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है आज के टाइम, तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और टीचर्स क्या करते हैं, वो ओवरऑल बच्चों को समझाते चले जाते हैं, बट जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है उसको नहीं करवाते हैं एक साथ। अगर आप साथ में समझते चलेंगे और उसके प्रॉब्लम साथ ही साथ करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी में इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, पहले हम एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, उसके बाद हम उसमें एडिशनल पीवाईक्यू है जो बोर्ड्स में आए हैं, नीट में आए हैं, जेई में आए हैं, कहीं भी आए हैं, उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी नीट स्टूडेंट्स के लिए, जेई स्टूडेंट के लिए जो डेप्थ में पढ़ना चाह रहा हो, प्लस जो 12th का बच्चा है जो एग्जाम देने जा रहा है, अब की बार उसका बोर्ड है, उसको भी ये पूरी सीरीज अच्छे से देखनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होगा, प्लस आपको बूस्ट मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट जो साइंस का स्ट्रक्चर है प्लस इंग्लिश, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी क्लास है वो सॉल्यूशन से है, सॉल्यूशन का है। तो पहले तो ये देख लीजिए, सॉल्यूशन का जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है वो डिस्कस हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से बताते हुए उसके न्यूमेरिकल्स भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा है वो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जब हम उनको मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, बीकर में आपने पार्टिकल रखा हुआ है, ये क्या होते हैं, ये हमारे ये सॉल्वेंट है। ओके, अब इसमें हमने क्या मिक्स किया है, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के तौर पे हम लोग ले लेते हैं सुगर। सॉल्वेंट में हमने क्या लिया है, वो है वाटर। ठीक है, अब सॉल्यूट जो है वो हम दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं। सॉल्यूट में जैसे ये पार्टिकल जो है हमारा, ये सॉल्यूट है। अब होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस एक हेट्रोजेनियस। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो क्या मिक्सचर होता है, जिसमें डिसोल्यूशन जो होता है वो पार्टिकल लेवल पर डिसोल्यूशन होता है। मतलब कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है वो ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि उसमें अलग से सॉल्यूट दिखेगा नहीं। जैसे आप चीनी पानी, नमक पानी का एग्जांपल जानते हैं कि उसमें क्या होता है, जो चीनी होता है वो डिसॉल्व हो जाता है ऐसे कि हमें उसके पार्टिकल्स दिखते नहीं है। ठीक है, होता क्यों है, आप देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आप देखेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस में आके क्या होता है, हमारा शुगर फिल हो जाता है, और उसकी वजह से ये डिसोल्यूशन क्या हो जाता है, पार्टिकल लेवल पे होता है। किसी भी आप अमाउंट के पार्टिकल को यहाँ उठा लेंगे, देखेंगे तो सेम डिसोल्यूशन होगा जो कि पूरे सॉल्यूशन में होता है। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका डिफिनीशन होगा वो क्या होगा कि solution is the homogeneous mixture of two or more than two components.
इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो टू और मोर देन टू, ये वर्ड है जो टू और ये मोर देन टू, ये क्या है? तो जो टू है, अगर आप देखेंगे जो टू है और ये मोर देन टू है, तो अगर आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं जैसे a प्लस बी बराबर ए बी, तो ये क्या होगा, इसमें दो, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट। एक और आप सॉल्यूशन ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी, यहां पे कितने कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट है, ठीक है। जहां पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यही कहा गया है कि ऐसा नहीं है सॉल्यूशन अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसे भी हम सॉल्यूशन बोलेंगे। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर होने में और टू कंपोनेंट होने में, दो कंपोनेंट जब होगा उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन। तो अब देखिए एक चीज और जो है वो क्या है, कि जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनसे मिलकर बना होता है। जो सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट मतलब जो क्या होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ पे शुगर क्या है, लेस अमाउंट में है, इसलिए इसको हम क्या बोले हैं, सॉल्यूट बोले हैं। और वाटर क्या है, ये ज्यादा अमाउंट में है, मैक्सिमम अमाउंट में है, इसीलिए हम इसे क्या बोले हैं, सॉल्वेंट बोले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू कंपोनेंट दैट डिसॉल्व। और इसमें क्या होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो कंपोनेंट मिलकर बनते हैं। उसके अलावा जो होता है टर्शियरी, मेनली हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, जब a प्लस बी मिलके ए बी बनाए, और इसके एग्जाम्पल हो गए जब सॉल्ट प्लस वाटर मिलके सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए, शुगर प्लस वाटर मिलके शुगर सॉल्यूशन बनाए, और एक तरह से ये समझ ले सकते हैं आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। देखिए ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जो एक एनसीईआरटी की बेसिक डेफिनेशन है सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो क्या है, वो देख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो की बात किया गया है, टू की, या मोर देन टू कंपोनेंट अगर है तो उसे क्या कहा गया है, सॉल्यूशन कहा गया है। बाई होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मैंने आपको बता दिया टर्म क्या होता है, जिसमें पार्टिकल लेवल तक डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, V means that its composition and properties are a uniform throughout the mixture. Composition and properties की बात किया गया, मतलब कि यहाँ पे कोई क्या नहीं होना चाहिए, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल चेंज नॉट अकर्स। अगर केमिकल चेंज नहीं होगा तो ही
ये नहीं, जैसे आप स्टेट वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए कि मिल्क से हमने कर्ड बना लिया, वहां क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो जा रहा है। तो हमें केमिकल चेंज नहीं किया, आपने अगर शुगर सोल्यूशन बनाया या सॉल्ट सोल्यूशन बनाया तो उसमें केमिकल कोई चेंज नहीं होता, प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर में पूरा प्रॉपर्टी उस समय क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। अगला क्या है, जनरली द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो मैंने आपको बता दिया कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट डिटरमाइन दैट द फिजिकल स्टेट विच इज सॉल्यूट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, सॉल्वेंट ही वही होता है फिजिकल स्टेट जो बताता है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर सॉल्वेंट के तौर पे हमने क्या रख दिया है, वाटर, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। अगर सॉल्वेंट की जगह यहां पे हमने सॉलिड रख दिया है, सॉलिड, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। समझ गए? तो ये सॉलिड सॉल्यूशन शो करता है। अगर सॉल्वेंट की जगह हमने गैस रख दिया है तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, गैस सॉल्यूशन होगा, गैस सॉल्यूशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो ये इंपॉर्टेंट थे कि सॉल्वेंट आपको डिटरमाइन करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन द सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जो प्रेजेंट होता है दूसरे अमाउंट में वो सॉल्यूट कहलाता है। इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली द बाइनरी सॉल्यूशन। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी का पहला पेज खोलेंगे तो पहले पेज में ये पूरा आपको लाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, इन डेप्थ आपको एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब ये सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे हमारे टर्म हैं जो हमको पता होने चाहिए। आपने 11th अगर पढ़ा है तो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो हम पूरा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे कि पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने चले बैठ जाएं, लेकिन हम कुछ कुछ ऐसे टर्म पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। पहली बात, मोल होता क्या है। अगर आप मोल जानते हैं, मोल क्या होता है, मोल ऐसी चीज है, कोई नंबर आप समझ लीजिए। जैसे आप मार्केट में गए बनाना खरीदे, आप क्या कहेंगे, 1 डजन बनाना दे दीजिए, या आप 1 पेयर ऑफ शूज बोलेंगे। तो ऐसे ही जो डिनोट किया जाता है वैसे ही मोल को डिनोट किया जाता है। मोल की कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ वैल्यू होती है जो कि क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये वैल्यू मतलब आपने कुछ बोला है तो वो इस टर्म में ही बोला है। ठीक है, आपने इस टर्म में कंसंट्रेशन को या डिनोट किया है। ठीक है, अब मोल निकालना आपको आना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं, मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, 3 तरीकों से मोल निकाला जाता है। बाय मास, अगर आपको मास दिया हो, ठीक है, पहला तरीका क्या हो गया, मास के द्वारा, जैसे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका जो है वो क्या है, पहला तरीका आपका हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा बाय वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम दी हुई है, अगर वॉल्यूम दी है तो वॉल्यूम का क्या होगा, गिवन वॉल्यूम में VOL, ऊपर n से डिनोट कर रहा हूं, 22.4 लीटर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे वो है एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो ये हमारी वैल्यू रही जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, मोल को बताएंगे। ठीक है, अब अगला अगर हम देखेंगे, एक तरीके से हम लोग और बना सकते हैं।
ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब एक जो हमारा तीसरा तरीका है वो क्या है? जो हमारा तीसरा तरीका है वो है बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हम डिनोट करेंगे कैसे? इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अपॉन Na। Na क्या होता है? कैपिटल N। Na को हम कहते हैं अवोगाड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर, जो कि हमारा यही वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। तो टोटल जो हमारे निकल के आए हैं तीनों फॉर्मूले वो ऐसे हैं मोल निकालने के। आपको इतना आना चाहिए। पहला क्या हो गया? बाय मास। मास से हम निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका एग्जांपल के तौर पे अगर अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे कि जो कि जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए कि अगर आपको कोई कंपोनेंट वाटर का ही दिया है कि 10 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो हम 10 करेंगे 10 ग्राम अपॉन मोलर मास वाटर का H2O का आप मोलर मास निकाल लेंगे H2O का मोलर मास कितना आ जाएगा? 2 + 16 18। तो ये 18 से ऐसे डिवाइड करेंगे, ये इसका क्या बता देगा? मोल बता देगा। ऐसे हम वॉल्यूम वाले पे इसको रखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले पे इसको रखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ये डिनोट करता है किसको किसको? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोट करता है एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, सबको, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, सबको। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा मोल निकालने का तरीका, जो कि हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। ठीक है, ये इसलिए हमको जानना है क्योंकि बेसिक्स हमको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या है? अवोगाड्रो नंबर जो कि मैंने आपको अभी बताया 6.022 इंटू 10⁻23। आगे का हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, सारी वैल्यू 2 तक लिखते हैं, बहुत लोग 2 3 भी लिखते हैं। तो ये हो गया, ये अवोगाड्रो नंबर हो। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हाइपोथेसिस की थी, उसके बाद ये नंबर फाइंड किया था। तो अवोगाड्रो नंबर ये है, अवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। आप अवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि होता क्या है। कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है? ये नंबर ऑफ ए पार्टिकल, कितने पार्टिकल हैं एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के। मतलब क्या हो गया कि अगर एक मोल हमारे पास वाटर H2O है, तो H2O के कितने पार्टिकल हैं? हाउ मेनी पार्टिकल? ये बताएगा कौन? ये हमें अवोगाड्रो नंबर बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इट इज यूज, ये कहां यूज होता है? मेकिंग वेरी लार्ज नंबर इजियर टू हैंडल। जो लंबे लंबे नंबर्स होते हैं जो इजियर हैंडल नहीं कर सकते हम लोग, उसमें हो गया द कन्वर्जन बिटवीन द मोल एंड ग्राम डिपेंड ऑन द अवोगाड्रो नंबर। जो मोल पर ग्राम वाला, मोल और ग्राम्स वाले के बीच में जो कन्वर्जन है वो किसमें है? वो अवोगाड्रो नंबर, मोल ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे अवोगाड्रो हैं, ये इनका नाम है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है एक तरह से देखा जाए तो। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अब इसमें क्या है कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं। आप देखिए, जैसे आपने क्लास ये एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक टेबल बना हुआ है, शायद मेरे ख्याल से सेकंड पेज के आसपास में होगा, तो ये वही टेबल है कि देखिए जो सॉल्यूशन होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है और एक गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, लिक्विड कैसे होता है, ये सारा हम जानेंगे। जो हम डिस्पर्स मीडियम होगा उसी को क्या बोलेंगे? उसी को वही सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर डिस्पर्स मीडियम आप ये देखेंगे ये तीनों गैस हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? गैसियस सॉल्यूशन हो गया। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, ये अगर डिस्पर्स मीडियम
तीनों लिक्विड हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन है। डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, तो कैसा सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए जो गैस है हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन में जो पहला है, अब गैसियस सॉल्यूशन है तीनों उसमें वो होंगे, पहला तो गैस हो गया। अगर गैस जो है वो गैस में डिसॉल्व होगा, इसका एग्जांपल तो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है? एयर। एयर है, एयर में क्या हो रहा है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसे गैसेज हैं जो एयर में मिली हुई हैं, तो एक गैस दूसरे गैस में डिसॉल्व है, ठीक है। अब इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। गैस वाले में सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर एयर में पूछा गया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या बताएंगे आप? तो सॉल्यूट क्या होता है वहां पे? नाइट्रोजन जो है ये क्या है? ये सॉल्यूट है। और गलत हो गया, नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट है। नाइट्रोजन हमारा क्या है? ये सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे अदर जो गैसेस हैं नाइट्रोजन के अलावा वो सारी क्या है? सॉल्यूट है। तो ये हो गया पहला जो हमारा गैस इन गैस सॉल्यूशन है। गैस इन गैस सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाता है। इसका एग्जांपल है एयर। एयर जो हम क्या बोलते हैं, हमारे आसपास पूरे वायुमंडल में है। दूसरा है लिक्विड इन गैस। अब मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन कैसा है? गैसियस है। कोई कंटेनर है उसमें गैस है, उसमें लिक्विड डाला जा रहा है, ठीक है। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है नाइट्रोजन गैस के साथ, वो किसके अंदर आता है? वो गैस इन लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, ये सब याद भी करते चलिएगा। अगला क्या है? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस में जो इसका एग्जांपल आता है कि मतलब कोई गैस है, गैस में सॉलिड का सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो कौन सा होता है? कैंफर इन नाइट्रोजन गैस। कैंफर नाइट्रोजन गैस में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या है? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन है। जो हमारा पहला था गैसियस सॉल्यूशन, ये हमने पूरा खत्म कर लिया। अगला हमारा क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फेज में होगा और सॉल्यूट क्या होगा? वो तीनों फॉर्म में चेंज होते रहेंगे, तो सॉल्वेंट है। तो पहला क्या है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। पहला जो गैस लिक्विड में वो हो रहा है वो क्या है? अपने वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, H2O होता है ना। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन में कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो क्या है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इसके भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अगर किसमें ज्यादा मतलब डिसॉल्व हो पाता है, ज्यादा हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में? तो और एनिमल जो होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं, किसमें वो लिव ज्यादा कर सकते हैं? तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है वो हॉट वाटर में उतना सर्वाइव नहीं कर पाते एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर में, तो कोल्ड वाटर में वो अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल रहता है हमारे एक्वेटिक एनिमल के लिए। अब अगला क्या है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड का आपने बहुत एग्जांपल देखा होगा, तो सबसे मेन एग्जांपल इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। जो अल्कोहल लोग पीते हैं, अल्कोहल आपने उनको देखा होगा, उसके साथ क्या वो पानी वगैरह मिक्स करके पीते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ड्रिंक नहीं करते हैं उसको। तो वाटर आइस है उसका फॉर्म को वो करके तो उसे वाटर में आराम से डिसॉल्व किया जा सकता है। अगला क्या है हमारा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड का तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सब सॉलिड ही तो हैं। तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर हो गया सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया, ये सारे क्या है? सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन है। अगला हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? गैस इन सॉलिड। मतलब अब सॉल्यूशन कैसा हो रहा है? सॉलिड में गैस का डिपोजिशन हो रहा है। तो सोडियम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। H2 जो है, जो वो पैलेडियम या प्लैटिनम दोनों में होता है। H2 जो है पैलेडियम प्लस प्लैटिनम, प्लैटिनम दोनों में डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो एग्जांपल है ये गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन को प्लैटिनम या प्लैटिनम किसी में भी हम
डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व होना। तो आपने मरकरी का सुना होगा, एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये पूछा भी बहुत बार गया है कि एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम ये किसका है, ये लिक्विड इन सॉलिड का क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अगला हमारा जो है वो क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन मतलब आप समझ लीजिए एक सॉलिड और दूसरा सॉलिड दोनों को मिलाया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपने बहुत एग्जांपल इसका सुना होगा, जितने भी हमारे एलॉय हैं वो सारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड में सिल्वर भी किया जाता है, कॉपर भी, ये बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये एलॉय हो गए। अब इसके जो क्या बोलते हैं मेन पॉइंट्स है वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट मीडियम गैसियस सॉल्यूशन में गैस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होगा। गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये सॉलिड तीनों चेंज होते रहेंगे। बाकी ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, कंसंट्रेशन का है। कंसंट्रेशन पहले ये सारे जो आपने पढ़े, जितने भी टर्म पढ़े सॉल्यूशन के, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, वो सारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म का। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, यहां से कंसंट्रेशन टर्म शुरू होता है कि पहले कंसंट्रेशन टर्म समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कंसंट्रेशन टर्म किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रीक्वेंटली रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चंस काफी एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा इसमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। ये हम पता कैसे करेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा वो कौन सा है, और ये कौन सा है जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा। ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जिस टर्म में टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कर सकता है, आप सोचिए सॉल्ट हो गया या केजी में कोई चीज आप ले आए, जैसे बालू हो गया, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कुछ होगा उसमें, डिपेंड कौन करेगा, जो जिसमें लिक्विड हो, लिक्विड वाला फॉर्म होगा, वॉल्यूम होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो आप वॉल्यूम वाला देखिए कि जिसके डिनोमिनेटर में आपको वॉल्यूम मिल जाए या वॉल्यूम का कंसंट्रेशन उसमें रहे, वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा। जैसे वेट बाय वॉल्यूम है, ये डिपेंड करेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये डिपेंड करेगा। मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये जो है वॉल्यूम आ गया नीचे, वॉल्यूम की वजह से ये भी डिपेंड करता है। नॉर्मेलिटी भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मेलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको ये पढ़ना भी नहीं है अभी। वेट बाय वेट, ये क्यों नहीं डिपेंड करेगा, नीचे वेट है इसलिए नहीं डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। ये नहीं डिपेंड करता है, यहाँ भी वॉल्यूम की कोई जिक्र नहीं होता। मोलैरिटी क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स होता है अपॉन सॉल्वेंट का वेट होता है केजी में, यहाँ पे क्या आता है, केजी में आता है, इसलिए ये भी नहीं डिपेंड करता है। पार्ट पर मिलियन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी नहीं करेगा, इसमें भी केजी में ही बात होती है। अब अगला जो हमारा टर्म है वो शुरू होता है, कंसंट्रेशन का पहला टर्म है जो कि वेट बाय वेट का है। वेट बाय वेट क्या होता है, तो जो हमारा वेट बाय वेट है वो क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, जो कि वेट बाय वेट डिनोट करते हैं हम। अब मास बाय मास में क्या है, द नंबर ऑफ ए ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ ग्राम मास ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या कहने का हो गया कि अगर हम कोई सॉल्यूट लेंगे, जैसे 10 ग्राम सॉल्यूट है, वो डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये कह रहा है मास बाय मास का, कि जो डिसोल्यूशन है वो भी वेट में हो रहा है और जो डिसॉल्व हो रहा है वो भी वेट में हो रहा है। तो द नंबर ऑफ ए ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, जितने ग्राम सॉल्यूट के होंगे, ठीक है, दैट डिसॉल्व इन द गिवन मास, जो कि गिवन डिसॉल्व होगा ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसी को हम क्या बोलेंगे, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला है जो कि क्या है, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट का मास है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में
ठीक है, दोनों ग्राम ग्राम में होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये यूज कहां होता है? यूज व्हेन द बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर अ सॉलिड एंड व्हेन मासेस मेजरमेंट इज कन्वेंसिन। हाँ, जब हम लोग क्या करते हैं, मास का मेजरमेंट करते हैं और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, किस स्टेज में होते हैं? सॉलिड में होते हैं। अगला हमारा क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि ऊपर भी ml में है और नीचे भी ml में है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज मेथड इज यूज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड व्हेन 10 ml liquid dissolve in 100 ml solution. This is known as वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो वॉल्यूम लिक्विड का होगा जैसे कि सॉल्यूट का, इन ml डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्रैक्शन। जो वॉल्यूम में गिवन होगा सॉल्यूट और जो सॉल्यूशन बना होगा वॉल्यूम में, वो उन दोनों के ml में रख के हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। 100 फिर से मैंने आपको बताया था पिछले में भी, ये किस लिए यूज होता है? ये परसेंटेज के लिए यूज होता है, अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या है? हो गया है। अब उसके बाद क्या है? यूज्ड व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट। आपको ये बता ही दिया है कि अगर सारे लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं तो ही हम इसको यूज करेंगे। अगला क्या है हमारा? ये कंसंट्रेशन टर्म का तीसरा पार्ट है, जो कि क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास मतलब आपका क्या हो गया? जो आपका सॉल्यूट होगा वो ग्राम में होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो ml में होगा। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट भी है, इसका यूज बहुत होता है, हमको इसका यूज पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। द मास ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास होगा इन ग्राम में, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर आपने 10 ग्राम सॉल्यूट लिया है, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे कि हमारा शुगर क्या है? ये 10 ग्राम है प्लस वाटर क्या है? 100 ml है, तो ये मिला के सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, ठीक है। 80 ml है तो ये 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? N मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मेरे ख्याल से उसका है, इसमें गलत लग गया है, ये नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml इंटू 100। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये वाला आप काट दीजिएगा क्योंकि ये दूसरे किसी का है फॉर्मूला, ठीक है। अब फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है इन अ मेडिकल और लेबोरेटरी सिस्टम में, इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें सॉल्यूट और लिक्विड में अगर कोई वो बनता है, वो उसमें सॉल्यूट डाल के उसको बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा अगला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। ये तो आपको बता ही दिया, सॉल्यूट का जो मास होगा वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में ही हम निकालेंगे। अगला हमारा क्या है? कंसंट्रेशन टर्म का फोर्थ पार्ट है, जो कि क्या है? पार्ट पर मिलियन की बात किया गया, पीपीएम। पार्ट पर मिलियन का आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि आपको दे दिया गया है 1 मिलियन बनाना है, उसमें से आपको एक बनाना निकालना है, या 1 मिलियन आपके पास आपको क्या पसंद है? कार है, 1 मिलियन कार है मान लीजिए, तो 1 मिलियन कार में से आपको एक कार चूज करनी है। सो डिफिकल्ट
तो उसी तरह ये समझिए कि मतलब कि बहुत ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में कुछ हमको निकालना होता है। दिस मेथड यूज टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a very dilute solution such as हार्डनेस ऑफ वाटर, एयर पॉल्यूशन, इन सब में इसका यूज होता है। और मैंने आपको बताया ये बहुत छोटे अमाउंट में निकालने के लिए होता है। अब जैसे पार्ट पर मिलियन है हमारा, पीपीएम है, इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट, कितने पार्ट निकालने हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि 5 केले निकालने हैं 1 मिलियन में से, या 5 कार आपको चूज करना है 1 मिलियन कार में से आपके, तो उतने मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट आपके पास कितने हैं, 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 टू पावर 6 होता है आई थिंक, और बाकी उसका क्या है 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, वो पार्ट पर मिलियन का वो है। तो 10 टू पावर 6 का जैसे आप मिलियंस में बात करते हैं ना, तो इसीलिए हमको 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जितना है उतना में, अगर मान लीजिए आपको 100 में से चूज करने हैं तो नीचे आप 100 लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू पावर 6, ऐसे 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा 4, मतलब इतना आपका पार्ट पर मिलियन आया है। यूज फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी लो कंसंट्रेशन, जहां बहुत लो कंसंट्रेशन बताना होगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, पार्ट पर मिलियन का। अगला हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से, इसका ये सिंबल आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक्स को की तरह ही होता है, ऐसे आपको बनाना होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है, काई से बताया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रेशियो हमको बताना आता, मोल ऑफ द कंपोनेंट, जिस मोल का बताना है, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है ऐसा, अब इसमें जो है आपने डाला है ए और बी, 2 चीज डाला है, पता नहीं है दोनों में से। ठीक है, अब हमको दोनों का फ्रैक्शन बताना है कि कितना ए है और कितना बी है। अगर आपको ये बताना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो मोल फ्रैक्शन से ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का। अब जैसे मोल फ्रैक्शन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ऑल कंपोनेंट, जितना नंबर ऑफ मोल दिया होगा सारे कंपोनेंट का, ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल जिस कंपोनेंट का आपको निकालना होगा। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी मिलके ए बी बना है। ठीक है, वहीं की जिक्र हो रही है ए बी का, समझ लीजिए। तो अब जो हमारा एन ए है, ठीक है, अगर हमें एक्स से निकालना है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वो क्या होता है, एक्स से होता है। ठीक है, एक्स कह रहे हैं, काई काई ए निकालना है, तो हमको क्या रखना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए का जितना मोल होगा अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, जितने कंपोनेंट होंगे, ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर आपको निकालना है एक्स ए के बाद काई ए के बाद काई बी का, काई बी की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा काई बी है, काई बी की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया 2 हमारा। ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन के हो गए। अगर आपके पास तीसरा है, तीसरा मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 3 है मिलके ए बी सी बना रहे हैं, तब भी आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर आपको सी का बताना है कितना मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, तो ये 3, ये जो आप मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का आप देख रहे होंगे कि हमको अगर ए का पार्ट बताना है, ए के बारे में बताना है, तो हम ए से करेंगे, बी का बताना है तो हम बी को ऊपर रखेंगे, सी का बताना है सी को ऊपर रखेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, टोटल ए बी सी जितना भी गिवन होगा उसमें वो हम रख के उसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का क्या है, एक एग्जाम्पल है, हमको इसको सॉल्व करना है कि यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस जितने भी इंटेक्स हैं एनसीईआरटी में वो सारा सॉल्व करते हुए चलेंगे। हमको क्या कहा गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इथाइलिन ग्लाइकोल
C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का दिया गया है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ए C2H6O2 बाय मास। 20% बाय मास, एक चीज आप वर्ड ये वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 20% बाय मास मतलब क्या हो गया, हमको पहले ही बता दिया गया है कि 20 ग्राम C2H6O2 ये हमको गिवन है, ठीक है, बाय मास। अगर ये 20% है तो ये डिसॉल्व हुआ होगा, किसमें हुआ होगा, 80 ग्राम में, ठीक है। 80 ग्राम है किसका, वाटर का, H2O। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6 इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2 बाय मास, ठीक है। अब देखिए हमको ये बाकी कुछ नहीं निकालना है, हमको क्या पूछा गया है, हमको मोल फ्रैक्शन पूछा गया। मोल फ्रैक्शन का आपको मैंने फॉर्मूला बताया, x से बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B। इसको आपको रख के सॉल्व करना है। तो अब देखिए जब आप सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले आपको इतना तो गिवन है। अब इसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जैसे C2S, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, C2H6O2। अगर आप इसका क्योंकि मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ती है। C2H6O2 अगर आप निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 कार्बन है आपके पास, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 6 कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 2 कर दीजिए, सबका सम करिए, 12 टू द 24 प्लस 6 प्लस 32, ठीक है। अगर आप सबको ऐड कर देंगे ये 30 हो गया, 30 प्लस 62 आ गया, ठीक है। इसका वेट कितना आया, तो पहले अगर आप Na कैलकुलेट करेंगे, Na तो ये कितना आ जाएगा, इसका वेट हमको दिया गया है 20 अपॉन 62, ठीक है। अब बाकी आप Nb कैलकुलेट करेंगे। Nb क्या है, वाटर। वाटर का निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना होगा, इसका 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये आपको आ जाएगा 18। तो वाटर के लिए आपको अब कितना बचा है, 80 आपने 20 खर्च कर लिया, 80 बचा है अपॉन 18, ठीक है। ये दो चीज हो गई। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है XA का, तो XA का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, Na की वैल्यू कितनी है, 20/62। आप इसको चेंज कर लेंगे। अगर आप ICSE के स्टूडेंट होंगे तो आपको कैलकुलेटर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में। अगर आप CBSE के होंगे तो आपको कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर वहां पे आपको नहीं मिलेगा, और पूरे चैप्टर में बस आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। 20/62 प्लस 80/18, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में ये भी वैल्यू आएगी, ये भी आएगी, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, अगला टर्म हमारा क्या है, कंसंट्रेशन का, जो स्टार्ट होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, दो और मेन चीज है, नॉर्मेलिटी हमको पढ़ना नहीं है। तो जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। जो मोल्स सॉल्यूट के होंगे, सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट मान लो कितने मोल है, 10 मोल है, 10 मोल सॉल्यूट है, डिसॉल्व 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या इसको आप 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10 मोल या 1 मोल, जितने भी मोल गिवन होंगे वो कितने, क्या बोलते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए, उसे हम क्या बताते हैं, मोलैरिटी बताते हैं। अगर इसका एक और आप देखेंगे, जैसे आपके पास ये कंटेनर है, इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, इसमें आपने 10 मोल सॉल्यूट डाल दिया है, 10 मोल आपने डाल दिया है शुगर, ठीक है। तो 10 मोल आपने शुगर डाल दिया है, तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर होगा जो डिसॉल्व होगा इस लिक्विड में,
वही क्या बोलते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करना, वही हमारा क्या बताएगा, मोलैरिटी बताएगा। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। डिपेंड बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चेंज विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। इसका जो मेन फॉर्मूला है जो हमको यूज करना है वो भी आप जान लीजिए। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल निकालने के लिए भी हमको वो करना होगा, अगर आपको वेट दिया होगा तो वेट से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको बता देना है। तो वेट ऑफ जितना दिया हो, वेट दिया होगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर वेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर वॉल्यूम भी नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स कुछ भी दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 22 Na के बराबर, जो कि है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आप अगर ml में रखेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमें वैल्यूम है वो ml में ही दी गई रहती है, लीटर में नहीं दी रही। अगर लीटर में भी दी है तो वो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है, उसे हम ml में ही कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे 2.3 लीटर दिया हुआ है, 2.3 लीटर, तो आप 2.3 की जगह 2300 रखेंगे और ऊपर 1000 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये हो गया, ये मोलैरिटी टर्म हो गया। मोलैरिटी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मोलैरिटी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोलैरिटी के आगे क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि मोलैरिटी से ही रिलेटेड है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल सेकंड है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ 5 ग्राम ऑफ NaOH इन अ 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आपको ml में दिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ज्यादातर क्या है, टर्म किस में दिए होते हैं, ml में दिए होते हैं। हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ 5 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको क्या दिया है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। आपको मोल दिया है, नहीं दिया है, ग्राम दिया है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। ठीक है, अब वेट आपको पता है, वेट कितना है, वेट आपका दिया हुआ है 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का, NaOH का आप निकाल लीजिए, NaOH, तो NaOH का निकालेंगे, Na23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। जब इन सब का खत्म करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आएगा ना, 24 6, हाँ 40 आ जाएगा। 40 इंटू 1000। अब वैल्यूम आपको कितने में कितना दिया है, 450 ml, तो यहाँ पे 450 लिख देंगे आप। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, अब ये 4 2 2 जा 4 2 5 जा, तो सब कट पिट के आंसर ऊपर क्या आया, 5 अपॉन 9 2 जा 18, 5 अपॉन 18 इसका आंसर आएगा। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 5 को अंदर रख लीजिएगा, 18 की टेबल पढ़िएगा। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये रहा हमारा दूसरा जो मोलैरिटी से रिलेटेड रहा। अगला जो हमारा है वो क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, तो मोलैलिटी हमारी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन द मोलैरिटी ऑफ द, वही उसकी मोलैरिटी होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सॉल्यूट में कर रहे हैं, सॉल्यूट कर रहे हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, तो सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, मतलब क्या हो गया, अगर आप 10 द नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल सॉल्यूट
डिसॉल्व करोगे 100,000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसे केजी कह सकते हैं, 1 केजी। ठीक है, मतलब इसमें जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो ग्राम्स में हो रहा है, केजी में हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी m स्मॉल m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो मास होगा सॉल्वेंट का वो केजी में होगा। एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें यहाँ नीचे आपको सॉल्वेंट मिलेगा, ये आप याद करके रखिएगा, इसीलिए ये पूछा भी जाता है। इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट आएगा, नीचे आपको सॉल्वेंट में करना है, उसमें नहीं मतलब सॉल्यूशन में नहीं। अगला क्या है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे मास है। ये क्या गिवन है आपको, मास गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है, बेस्ड ऑन द मास इज नॉट वॉल्यूम। ठीक है, अगला जो हमारा है वो क्या है, अगला एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो कि क्या है, मोलैलिटी पे डिपेंड है। मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, जो कि फॉर्मूला है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का दिया हुआ है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मोलैलिटी निकालने का। मोलैलिटी जो स्मॉल m होती है, इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, हमको चाहिए सॉल्वेंट केजी में। इसका मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला नहीं बताया, वो भी जान लीजिए। जो मोलैलिटी निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट हो जाएगा अपॉन मोलिकुलर वेट बराबर नहीं इनटू 1000 अपॉन जो हमारा मास होगा केजी में, यहाँ पे ग्राम में रखना होगा हमको। ठीक है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट ग्राम में। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, n इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ग्राम में। ठीक है, अब सबसे पहले हमको निकालना क्या है, CH3COOH का वेट। तो अगर आप निकालेंगे CH3COOH क्या है, CH3COOH, तो ऐसे डायरेक्ट निकालनी चाहिए, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, सबका सम कर दीजिए, 12 टू द 24 और 4 28 प्लस 32। अगर आप सम करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया, 60। 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट 60। अब निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें अपनी वैल्यू रखनी है। पहले तो स्मॉल m करिए इसको। ठीक है, वेट कितना गिवन है हमको, 2.5 ग्राम अपॉन एथेनोइक एसिड का वो हमने निकाला है 60 इंटू 100,000 सॉरी 75 ग्राम बेंजीन अपॉन 75। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, इधर एक 0 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये एक 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 25 हो गया। तो अगर एक 0 ये काटेंगे इससे तो इधर 25 हो जाएगा, एक 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 वन ज़ा 25 3 ज़ा इधर हो गया। अब इधर क्या बचा, 6 3 ज़ा 18 ऊपर 10, ऊपर 10 अपॉन 18, 10 अपॉन 18 इसका आंसर। आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा कितना आया। ठीक है, ये रहा हमारा। देखिए जैसा कि अब एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो गई है,
तो ये जो क्वेश्चंस हैं 5 सेट के क्वेश्चंस है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना रिव्यू दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ में आई नहीं आई, जैसा भी हो अच्छा कमेंट हो तो भी बताइएगा, अगर आपको कुछ लगे कि कुछ सुधार करना है वो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बाकी ये सॉल्यूशन से लेके ऐसे ही पूरा हम लेके चलेंगे। और मान लीजिए कई स्कूलों में मैंने सुना है कि वहाँ पे जैसे अलग अलग चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ से चल रहे हैं, तो लेकिन हम लोग बेसिक एक लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको कंटिन्यू सीरीज देखते रहिएगा, जैसा होगा अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।